हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं, मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर सकोगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 825 EY कोड का मॉडल पेपर है। समय आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 70 अंकों का। यहाँ पर नोट के अंतर्गत आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा। किस लिए मिलेगा? पढ़ने के लिए। यानी 3 घंटे 15 मिनट में से जो आपको 15 मिनट मिलेंगे वो पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। अगला यहाँ पर निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। अगला निर्देश है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ तथा खंड बा। 2 खंडों में पेपर विभाजित रहेगा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। आप सभी लोग ध्यान देंगे, खंड आ के अंतर्गत 1 नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है। आपको OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें। एक बार आप OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर भर दें, उसको आपको काटना नहीं है। उदाहरण के लिए पहला प्रश्न है, अब पहले प्रश्न के विकल्प क्या होंगे OMR शीट में? A, B, C और D। मान लीजिए सही विकल्प था A वाला, गलती से आपने B, C या D में से कोई एक गोला काला कर दिया है, तो अब ना तो आप इसको काट सकते हैं। मान लीजिए D वाले गोले को आपने काला किया, आप इसको ना तो आप काट सकते हैं, ना इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही आप व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ नहीं करना क्योंकि निर्देश दिया गया है। अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी वर्णन दिया रहेगा। प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना होगा। इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ ही मानचित्र से संबंधित प्रश्न भी दिए रहेंगे। खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आपको समय नहीं गंवाना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना है और मेरे प्यारे बच्चों, जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी होंगे उनके लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न 9A और 9B लिखने के लिए दिए जाएंगे, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आके इन सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। 100% मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, निर्देश है यहाँ पर, नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न, आप सभी को ये प्रश्न रट लेना है। बिल्कुल आप लोग इन प्रश्नों को रट लेंगे। यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं इनका तो उत्तर मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं उनका भी उत्तर आपको इसी वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी कब? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1815 ईस्वी में।
बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? तो वंदे मातरम गीत का लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? तो अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक बीमारी। रिंडर पेस्ट क्या था? एक बीमारी थी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा मैटरनिख। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ सन 1929 ईस्वी को हुआ था। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर था मेरे प्यारे बच्चों धर्म सुधारक था। कौन था? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको आपको रटना नहीं है बल्कि समझना है। कह रहा है निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए जैवीय और अजैवीय संसाधन क्या होते हैं। जैवीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, जिनकी वृद्धि होती है, जिनका विकास होता है। और अजैवीय संसाधन वह होते हैं जो निर्जीव अवस्था में होते हैं, ना तो इनकी वृद्धि होती है और ना ही इनका विकास होता है। तो यहाँ पर पशु कैसा है, किस तरह का संसाधन है? जैवीय संसाधन है। मछलियाँ जैवीय संसाधन हैं, पौधे भी जैवीय संसाधन हैं। लेकिन अजैवीय कौन सा है संसाधन? चट्टाने इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा प्राकृतिक वनस्पति को हरा सोना कहा जाता है, क्योंकि इसी के अंतर्गत घास के मैदान, सघन झाड़ी और हरे पेड़ सब कुछ आ जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? इसका जो है विकल्प सही होगा लौह अयस्क। लौह अयस्क एक ऐसा खनिज है जिसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चों लौह अयस्क के ऊपर ही अन्य जो है मेरे प्यारे बच्चों उद्योग आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है जल परिवहन से। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भारत, क्योंकि भारत में कौन सा है यहाँ पर राइट आंसर? भारत में संघात्मक शासन नहीं है। बाकी श्रीलंका, बेल्जियम और संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क्या? समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। यहाँ पर ये वाला विकल्प सही नहीं होगा। सही विकल्प होगा डी वाला ऑप्शन, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है कि स्त्री और पुरुष के बीच जो जैविक अंतर होते हैं उसी को हम लैंगिक विभाजन के बारे में या लैंगिक विभाजन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? पारदर्शी शासन, वैध शासन और उत्तरदायी शासन, ये सभी लोकतंत्र से संबंधित हैं। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी देश के विकास के निर्धारित करने का आधार क्या है? कोई देश विकास कर रहा है या विकास करेगा, इसके लिए क्या आधार रह सकता है? प्रति व्यक्ति आय, राइट आंसर। स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, यह भी सही है। और व्यक्तियों का साक्षरता, यानी व्यक्तियों की साक्षरता यहाँ पर की होगा, ये भी सही है। तो राइट आंसर है इनमें से सभी। प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, व्यक्तियों की साक्षरता, ये सारे विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सेवा क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चों किस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी यानी नोट जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करेंसी यानी नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। और बैंकों का बैंक भी कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम सन 1986 ईस्वी में बना था। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या, यहाँ पर आप देखेंगे खंड बा के अंतर्गत, और यहाँ पर वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न हैं। और इस तरह के जो प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 4 नंबर का। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको इन प्रश्नों का उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? उसका मुख्य कारण क्या था? तो चलिए इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे बताया था कि एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी को प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 5 मई 1789 ईस्वी को। फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। लुई 16वें की फिजूल खर्ची से राजकोष खाली हो गया था तथा देश आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर था। और ऐसी हालत में शासन ने जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए नए कर लगाने का प्रस्ताव किया, जिसका जनता ने विरोध किया। स्टेट्स जर्नल का अधिवेशन बुलाने के साथ ही क्रांति का विस्फोट हो गया और इस दृष्टि से फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक स्थिति क्रांति का प्रमुख कारण बन गई। यानी फ्रांस की आर्थिक स्थिति फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण बन गई थी। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न को याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति हुई थी 5 मई 1789 ईस्वी को। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है भारत छोड़ो अथवा में प्रश्न है। आप सभी लोग इन प्रश्नों को रट लेना, तैयार कर लेना। भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा? आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति, मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर ना पहुंचना था। दूसरा कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ठीक ढंग से ना समझा जाना। और तृतीय कारण यानी तीसरा कारण क्या था? ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनमानस को, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो आप लोग मैनेज कर लेना, में लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। यानी भारतीय जनमानस में लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। अगला यहाँ पर कारण था
द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट। कह रहा है वैश्विक मंदी जो कि सन 1929 ईस्वी में आई थी, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, बताइए। वैश्विक मंदी यानी आर्थिक मंदी का प्रारंभ कब हुआ? सन 1929 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वैश्विक मंदी, यहाँ पर मंदिर नहीं मंदी होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। सन 1929 ईस्वी में आई। इसका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा, यानी इसने व्यापक प्रभाव डाला। 1928 से, यहाँ पर से होगा, 1934 ईस्वी के बीच भारत के व्यापार आयात निर्यात में 50% की गिरावट दर्ज की गई। गेहूं की कीमत, आप लोग ध्यान देंगे, गेहूं की कीमत 50% गिर गई। नगरवासियों की अपेक्षा ग्रामीण और किसानों को मंदी ने अधिक व्यथित किया। एक ओर जहां कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिर रही थी, वहीं सरकार ने लगान में छूट देने से मना कर दिया। विश्व बाजार के लिए उत्पादन करने वाले किसानों पर मंदी की मार अधिक घातक थी। टाट का निर्यात बंद होने से पटसन की कीमतों में 60% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई और मंदी के इन्हीं वर्षों में भारत की कीमती धातु सोने का निर्यात करने लगा। यानी भारत क्या करने लगा? इन्हीं वर्षों में सोने का निर्यात करने लगा, सोना विदेशों में बेचा जाने लगा। 1931 ईस्वी में जब मंदी अपने शीर्ष पर थी, तब भारत का ग्रामीण क्षेत्र अत्यंत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी उत्तर आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए परोक्ष रूप से प्राप्त होते हों, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जिनमें वायु, पानी, मृदा, भूमि, वन, जैव विविधता, खनिज, जीवाश्म आदि शामिल होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। ये जो हैं, जैसे कि वायु है, पानी है, मृदा है, भूमि, वन, जैव विविधता, खनिज, जीवाश्म आदि, ये सब क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता है प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति से उपहार स्वरूप प्राप्त होते हैं। दूसरी विशेषता है प्राकृतिक संसाधन स्वयं निष्क्रिय तथा इसका उपयोग तकनीकी ज्ञान एवं मानव श्रम के महत्व से भी संभव है, यानी महत्व से ही संभव है। तीसरा है प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए निःशुल्क हैं, अर्थात मानव इनके लिए प्रकृति को कुछ नहीं देता। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि भूमि है, अब भूमि का उपयोग आप लोग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं या उस पर मकान बना रहे हैं, तो इसके लिए क्या आप प्रकृति को यानी ईश्वर को कोई जो है खर्चा देते हैं या पैसे देते हैं? ऐसा तो कुछ है नहीं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग ध्यान देंगे। कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? कृषि की 3 समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कृषि की 3 समस्याएं इस प्रकार से हैं। पहली समस्या बढ़ती जनसंख्या। पहली समस्या क्या है? बढ़ती जनसंख्या। धीरे धीरे खाद्य फसलों की कृषि का स्थान फलों, सब्जियों, तिलहनों और औद्योगिक फसलों की कृषि लेती जा रही है। इसमें अनाजों और दालों के अंतर्गत निबल बोया गया क्षेत्र कम होता जा रहा है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, यानी लगाता है या लगाता है। अगला है यहाँ पर भूमि के आवासन की समस्या। भूमि के आवासन इत्यादि जैसे गैर कृषि भू उपयोगों और कृषि के बढ़ती
भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए निबल क्षेत्र में कमी आई है। और तीसरी समस्या क्या है, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग। मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी और कीटनाशी जिन्होंने कमी नाटकीय परिणाम प्रस्तुत किए थे, कमी यानी कभी होगा यहाँ पर, को अब मिट्टी के निम्नीकरण का दोषी माना जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, कह रहा है 3 का अथवा खनिज संरक्षण। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, खनिज संरक्षण की विवेचना कीजिए। इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, खनिज संरक्षण की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर 3 अथवा का उत्तर आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। वर्तमान औद्योगिक युग में, आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी मंद हैं कि उनके वर्तमान उपयोग की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अत्यंत मंद है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप संपत्ति देश की मूल्यवान संपत्ति है, किंतु यह अल्पजीवी है। अयस्कों के सतत उत्खनन की गुणवत्ता गहराई बढ़ने के साथ घटती जा रही है। इसलिए वर्तमान समय में हमें खनिजों को बचाना होगा, इनका जो है संरक्षण करना होगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 3 उपाय बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहला उपाय है जननी सुरक्षा योजना यानी JSY के माध्यम से कुशल जन्म परिचारिका द्वारा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना मातृ एवं नवजात दोनों की मृत्यु दर में कमी करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। दूसरी विशेषता यानी दूसरा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, शिशु मृत्यु दर रोकने का उपाय क्या है, विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों, नवजात स्थिरीकरण इकाइयों और नवजात शिशु की देखभाल के अन्य उपायों द्वारा शिशु की जीवन रक्षा की जाती है। और तीसरा, सार्वभौमिक टीकाकरण द्वारा माता और शिशु को सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण करवाकर उनकी प्राण रक्षा की जाती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी मेहनत करें, सभी प्रश्नों का आंसर लिख लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। विदेशी व्यापार अनुकूल बनाने के लिए कोई 3 सुझाव या कोई सुझाव दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्या होगा, विदेशी व्यापार का अर्थ। विदेशी व्यापार वह व्यापार है जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक लेन देन जो 2 देशों के बीच किए जाते हैं। प्रायः व्यापार की जाने वाली वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तुएं शामिल होती हैं। भारत के विदेश व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं। पहला सुझाव, सर्वप्रथम भारत को अपना निर्यात बढ़ाना चाहिए और आयात पर निर्भरता कम करनी चाहिए। दूसरा, भारत को पेट्रोलियम के आयात को हतोत्साहित करना चाहिए तथा इसके स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर अपनी निर्भरता बढ़ानी चाहिए। और तीसरा यहाँ पर सुझाव कौन सा है विदेशी व्यापार बढ़ाने का, सड़क यातायात एवं रेल यातायात में पेट्रोलियम पदार्थों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रेल इंजन और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा यहाँ पर है सुझाव, विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों के उत्पादों का उपयोग कम करके उसके स्थान पर देश में स्थानीय स्तर पर बनी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला सुझाव है कि लोगों में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास भी करना
चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है वर्णनात्मक, जो सेकंड प्रकार के यानी दूसरे प्रकार के प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना होगा। यहाँ पर सेकंड प्रकार के जो प्रश्न हैं वर्णनात्मक, और प्रत्येक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों होगा 6 नंबर का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। इसका उत्तर क्या होगा? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जर्मनी के एकीकरण, यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट है प्रश्न, यहाँ पर जर्मनी होगा, जर्मन नहीं होगा। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख चरण इस प्रकार से हैं। पहला चरण यहाँ पर है प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। जर्मनी या जर्मन एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। दूसरा है यहाँ पर प्रमुख चरण के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था स्थापित करना। तो इसका जो है यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या होगा? संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। और तीसरा यहाँ पर चरण है राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। जर्मन लोगों में 1848 ईस्वी के पहले ही राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो चुकी थी। राष्ट्रीयता की भावना माध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में बहुत अधिक थी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला है राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास। तो सन 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। और अगला चरण है उदारवादी विचारधारा का उद्भव। राष्ट्र निर्माण की इस उदारवादी विचारधारा को राष्ट्रशाही और फौजी ताकतों के विरुद्ध कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। अगला यहाँ पर चरण है भूस्वामियों का समर्थन। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। और अगला है मेरे प्यारे बच्चों, प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला और इसे एक नई दिशा प्रदान की। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला चरण यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रशा का प्रधानमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज़्यादा भूमिका यदि निभाने वाला कोई था तो ऑटो वान बिस्मार्क था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला चरण है और जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। अगला चरण था 7 वर्ष में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और इस तरह जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। अगला यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला चरण क्या था? 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में प्रशा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। कब? 18 जनवरी सन 1871 ईस्वी को किसको? काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल, जिसे हॉल ऑफ मिरर्स कहते हैं, उसमें हुई। इस सभा में प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। अगला, इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण भी हुआ। और अगला मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रक्रिया में प्रशा राज्य एक प्रमुख शक्ति केंद्र के रूप में प्रकट हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला जो प्रश्न है 5 का अथवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है धान की खेती के लिए प्रयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करें। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देश की ज़्यादातर जनसंख्या का खाद्यान्न क्या है? चावल है। हमारे देश में अधिकांश लोग क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। खरीफ की फसल चावल को उगाने के लिए 25
यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा यह फसल पैदा की जाती है। किसके द्वारा? सिंचाई के द्वारा। देश के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी मैदानों और तटीय क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेशों में चावल की खेती की जाती है। चावल के लिए नदी घाटियों और डेल्टाई, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त मानी गई है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नहरों और नलकूपों से सिंचाई करके इसकी खेती की जाती है। जून जुलाई माह में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ ही चावल की फसल उगाई जाती है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस समय जो है धान की खेती का ही समय है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पतझड़ की ऋतु में इसे काटा जाता है। अधिक वर्षा वाले पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर चावल की खेती की जाती है। और अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों तथा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, का प्रयोग किया जाता है। अगला मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच कर दिया जाता है। भारत में 2 स्तरीय संघीय व्यवस्था है, संघ सरकार और राज्य सरकारें। भारतीय संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है केंद्रीय संघवाद। भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद भी कहा जाता है। दूसरी विशेषता है कठोर संविधान। हमारे संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया गया है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में जो या 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर कराया जाता है। इस प्रकार कठोर संविधान संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है यहाँ पर 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। अगली विशेषता क्या है? 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। संविधान ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, लेकिन क्या हुआ, संघ सरकार और राज्य सरकार, यानी 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया संघ सरकार और राज्य सरकार का, बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ दिया गया। अगला है यहाँ पर अगली विशेषता, शक्तियों का बंटवारा। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। राज्य सूची में कम महत्व के विषय थे, जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। अगली विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों एकीकृत न्यायपालिका। भारत में संघात्मक शासन के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, किंतु न्यायपालिका दोनों के लिए एक ही है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे केंद्र व राज्यों के झगड़ों का निपटारा किया जा सके। अगली विशेषता है राज्यों के अपने संविधान नहीं हैं। भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है।
भारत के राज्यों के अपने संविधान नहीं हैं। केवल जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। इस राज्य में विधानसभा के अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते। किस राज्य में मेरे प्यारे बच्चों? जम्मू कश्मीर में। अगली विशेषता है शक्तिशाली न्यायपालिका। संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अगली विशेषता है वित्तीय स्वायत्तता। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने, राजस्व उगाहने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। अगला मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है लोकतंत्र। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न अगला है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। तो चलिए इसका भी उत्तर आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उत्तरदायी और वैध शासन का गठन करती है। निम्नलिखित तत्वों से इसे समझा जा सकता है। पहला, सूचना का अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। अगला है यहाँ पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। यह चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छानुसार किसी को भी चुन सकते हैं। यह प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। जब तक जनता की इच्छा रहती है तब तक। अगला है कानूनों पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वह ज़्यादा प्रभावी होंगे। मेरे प्यारे बच्चों अगला है यहाँ पर, आगे आप ध्यान देंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो नियम और कानून को मानती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है, इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति समर्थन का भाव है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट, कह रहा है भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग ध्यान देंगे। मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है और वह कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है। अतः मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय है मेखला बनाकर। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है और इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान
रहा है। दूसरा है यहाँ पर उपाय, बांध का निर्माण करके, नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों है पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग ध्यान देंगे, यानी इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है, पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर तथा कृषि प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला उपाय है वृक्षारोपण के द्वारा। वृक्षारोपण या काफी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर भी आप लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित कारणों से असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। पहला कारण क्या है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए नौकरी सुरक्षा नहीं होती है, क्योंकि उन्हें बिना किसी कारण नौकरी से निकाला जा सकता है। दूसरा, यहाँ पर उन्हें कम छुट्टियां दी जाती हैं तथा बीमारी आदि की छुट्टियों के लिए भुगतान नहीं किया जाता। यदि बीमारी आ गई है और श्रमिक ने छुट्टी ले ली तो इसके लिए उन्हें भुगतान नहीं किया जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। अगला है, यहाँ पर उन्हें अतिरिक्त समय लगाना पड़ता है जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता, यानी अधिक समय तक कार्य करना पड़ता है। अगला, सामान्यतः असंगठित क्षेत्र में लोगों को अनियमित कार्य प्राप्त होता है तथा जब कार्य अधिक नहीं होता तो नियोक्ता श्रमिकों को नौकरी से निकाल देता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या आप लोग ध्यान देंगे 8 है। इस प्रकार से विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसका उत्तर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादन में एकीकरण हो रहा है और विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए या देने में निम्नलिखित कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो यहाँ पर पहला है उदारीकरण, यानी उदारवादीकरण। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। यानी जो सरकार अवरोधक यानी प्रतिबंध जो लगाए हुए होती है, यदि उसको हटा लेती है तो उसे कहते हैं उदारीकरण। उदारीकरण के कारण अनेक देशों के बीच व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा मिला है। व्यापार के उदारीकरण से व्यापारियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है। इससे आयात निर्यात को बढ़ावा मिलता है। अगला है यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। इससे विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक पास आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है उन्नत प्रौद्योगिकी। वैश्वीकरण को उत्प्रेरित करने में प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परिवहन में उन्नति से दो देशों के बीच दूरी कम हो गई है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रगति हुई है। दूरसंचार सुविधाओं का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करके सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट से हमें इलेक्ट्रॉनिक डाक भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात कर सकते हैं। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने
विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। और मेरे प्यारे बच्चों, उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रमुख भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। इसके साथ ही व्यापार एवं निवेश के उदारीकरण ने व्यापार एवं निवेश के अवरोधों को हटाकर वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने में सहायता की है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर जो 8 है, 8 का एक और प्रश्न है अथवा, इसका भी आप लोग उत्तर ध्यान देंगे। यहाँ पर उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन 1986 के उपभोक्ता सुरक्षा कानून में तथा 1991 और 1993 के संशोधनों में किया गया है। उपभोक्ताओं के मुख्य अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला, सुनवाई का अधिकार। कोई भी उपभोक्ता या ग्राहक को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए सुनवाई का अधिकार सभी उपभोक्ताओं को दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि उसके अधिकारों के प्रति सजग रखने या रहने के लिए सरकार प्रयत्न करती रहे। उसे बाजार में मिलने वाली विभिन्न वस्तुओं के गुण दोषों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह वस्तुओं को खरीदने से पहले उस जानकारी का प्रयोग कर सके। अगला है प्रस्तुतिकरण का अधिकार। तो हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों के सामने अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर सके तथा यह संगठन उसे उसकी समस्याओं के समाधान में मदद कर सके। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी सभी वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सकें जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तीसरा, इसके बाद अगला अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वह हर खरीदी जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मूल्य आदि के विषय में हर सूचना प्राप्त कर सके ताकि वह अपने आप को शोषण से बचा सके। मेरे प्यारे बच्चों, अगला अधिकार है सूचना का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह देख परख कर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से अपनी इच्छानुसार चीज का चयन कर सके और सही मूल्य भी चुकाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा यहाँ पर सामाजिक विज्ञान विषय का जो मॉडल पेपर मैंने आपके लिए लिया है इस वीडियो में 825 EY कोड का, इसको मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 9A के अंतर्गत मानचित्र से संबंधित 5 प्रश्न आएंगे और 5 प्रश्न आएंगे 9B के अंतर्गत मानचित्र से संबंधित 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। जय हिंद।